अगस्त 1590, 3 साल का इंतजार और एक बाप की तरफ। जॉन व्हाइट जब रोवानॉक आइलैंड के किनारे उतरा, उसकी आंखों में सिर्फ एक ही चेहरा था, उसकी नन्ही सी पोती जिसका नाम था वर्जीनिया डेयर। वर्जीनिया उसकी ग्रैंड डॉटर थी जिसे जॉन ने 3 साल से नहीं देखा था। लेकिन जॉन जब उस कॉलोनी में पहुंचा, वहां पर कोई भी वेलकम नहीं था, कोई भी चहल पहल नहीं थी, सिर्फ एक डरावना सन्नाटा था वहां पर, जैसे सभी लोग कहीं गायब हो गए। उस कॉलोनी के सारे घर खाली थे, चूल्हे ठंडे थे और सबसे अजीब बात, जमीन पर एक भी लाश नहीं थी, खून का एक कतरा भी नहीं था वहां पर। ऐसा लग रहा था जैसे 117 लोग अचानक कहीं गायब हो गए और सबूत के नाम पर एक चीज छोड़कर गए वो लोग, एक ऐसा क्लू जिसने सभी को हैरान कर दिया। एक पेड़ पर लिखा गया था एक शब्द, क्रोपेन। आखिर कहाँ गए वो लोग? क्या उन्हें किसी ने मारा या वो कहीं अचानक गायब हो गए? या इनके गायब होने के पीछे कोई सुपरनेचुरल पावर थी? आखिर क्या था सच? ये दुनिया की सबसे रहस्यमय घटनाओं में से एक है। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। इस घटना की शुरुआत होती है सन 1587 में, जब इंग्लैंड और स्पेन दुनिया में राज करने के लिए रेस लगे हुए थे। इंग्लैंड चाहता था अपनी नई परमानेंट कॉलोनी एस्टैब्लिश करना अमेरिका के जमीन पर। सन 1587 में इंग्लैंड ने एक ग्रुप भेजा था अमेरिका के पास। उस ग्रुप का लीडर था जॉन व्हाइट। उस ग्रुप में थे 90 आदमी, 17 औरतें और 11 बच्चे। ये लोग सिर्फ एक्सप्लोरर्स नहीं थे, ये लोग अपनी नई जिंदगी शुरू करने गए थे। इन्हीं लोगों के बीच में थी जॉन व्हाइट की बेटी जिसका नाम था एलेनोर डेयर और उसका न्यूबॉर्न बेबी जिसका नाम था वर्जीनिया डेयर। वर्जीनिया अमेरिका में पैदा होने वाली पहली इंग्लिश चाइल्ड थी। एक नई उम्मीद और एक नई शुरुआत के साथ वो लोग जा रहे थे, लेकिन ये उम्मीद बहुत ही जल्द डर में बदल गई। वो लोग जा रहे थे रोवानॉक आइलैंड पर, नई जगह, नए लोग और सर्वाइवल का कांस्टेंट स्ट्रगल। रोवानॉक आइलैंड कोई भी जन्नत नहीं थी। वहां पर उस कॉलोनी को स्टार्टिंग से ही प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी और एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो उन्होंने फेस किया था वो था खाने की कमी। वहां पर खाने की कमी हो रही थी और जंगल के पीछे छिपे हुए लोकल अमेरिकन ट्राइब्स के साथ दुश्मनी बढ़ती जा रही थी। हर दिन सर्वाइवल के लिए फाइट। सिचुएशन इतनी खराब हो गई थी कि उन्हें मजबूरी में एक डिसीजन लेना पड़ा। उस ग्रुप के लीडर जॉन व्हाइट ने ये डिसाइड किया कि वो वापस इंग्लैंड जाएगा और वहां से सप्लाईज लेकर जल्दी वापस लौट आएगा। यही प्लान था उनका कि जॉन इंग्लैंड जाएगा और जरूरी चीजें उसके साथ लेकर आएगा। पर प्रॉब्लम ये थी कि उसकी अपनी फैमिली भी यहाँ थी, उसकी बेटी और उसकी नन्ही सी पोती। उसने उनसे वादा किया था कि मैं वापस आऊंगा, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये उनकी आखिरी मुलाकात थी। प्लान सिंपल था, जॉन इंग्लैंड से कुछ ही महीनों में सारी नेसेसरी चीजें लेकर वापस आ जाना चाहता था, लेकिन हिस्ट्री ने फिर से अपना रुख बदल दिया। सन 1588 में इंग्लैंड और स्पेन के बीच वार शुरू हो गया। उस वार की वजह से क्वीन ने सारे शिप्स रोक दिए और सारे शिप्स वार में यूज हो गए। इसी वजह से जॉन वहीं पर इंग्लैंड पर ही रह गया, वो वापस नहीं आ पाया। जॉन वहीं पर तड़पता रहा, एक एक दिन गिन रहा था कि उसकी बेटी और उसकी नन्ही सी पोती किस हाल में होंगे। वो यही सोचता रहा। ऐसे करते करते 1 साल, 2 साल और पूरे लगभग 3 साल बीत चुके थे और ऐसे 3 साल बाद फाइनली जॉन व्हाइट 1590 को रोवानॉक आइलैंड पर पहुंच गया। सबसे पहले उस आइलैंड पर उसने दूर से धुआं देखा और उसने ये सोचा शायद उसकी फैमिली अभी भी जिंदा है क्योंकि धुआं आ रहा है। उसके बाद वो दौड़कर वहां तक चला गया, लेकिन उसके बाद उसने जो देखा उसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। उसने जो देखा वो किसी नाइटमेयर से कम नहीं था। वो कॉलोनी जहां पर इतने सारे लोग थे पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। वहां कोई भी इंसान नहीं था, पूरा सेटलमेंट खाली था।
वहाँ पर घर थे, वहाँ पर कोई भी नहीं रहता था, वहाँ पर सारी चीजें थी पर कोई भी इंसान नहीं था। मानो वो लोग रातों रात गायब हो गए। ना कोई लाश, ना कोई खून के निशान, ना कोई फाइट के एविडेंस, कुछ भी नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ पर कोई इंसान था ही नहीं, कोई जगह बसी ही नहीं थी, कुछ भी नहीं था, लोगों का कोई निशान नहीं था। पर वहाँ पर एक क्लू मिला था, एक पेड़ पर लिखा हुआ एक शब्द क्रोआटोएन। उसके अलावा एक और जगह पर एक वुडन पोस्ट पर लिखा था क्रो। जॉन व्हाइट ने हर जगह सर्च किया, हर घर, हर कोना, हर जंगल का रास्ता, पर उसे कोई भी नहीं मिला। और एक इम्पोर्टेंट बात, उस कॉलोनी के लोगों ने ये डिसाइड किया था कि अगर उन्हें फोर्सफुली जगह छोड़नी पड़ी तो वो लोग एक टाइप का क्रॉस बनाएंगे डेंजर सिग्नल के लिए। लेकिन जॉन व्हाइट को कहीं भी कोई क्रॉस सिग्नल नहीं मिला जिससे ये पता चले कि वो सारे लोग फोर्सफुली कहीं और चले गए डेंजर के कारण। इसके बाद जॉन व्हाइट ने डिसाइड किया वो क्रोआटोएन आइलैंड पर जाएगा, क्योंकि उसे लगा था कि वो लोग वहाँ पर होंगे, क्योंकि रोआनोक आइलैंड पर जहाँ पर वो कॉलोनी बसी हुई थी वहाँ पर भी आखिरी निशान यही मिला था, एक पेड़ पर, वहाँ पर भी क्रोआटोएन ही लिखा हुआ था, तो शायद वो लोग वहाँ पर होंगे। क्रोआटोएन एक नियर बाय आइलैंड था जो बहुत सेफ प्लेस माना जाता था, क्योंकि वहाँ पर फ्रेंडली नेटिव अमेरिकन ट्राइब्स रहती थी। लेकिन नेचर ने भी उसका साथ नहीं दिया। उसके बाद बहुत बड़ा तूफान आया और जिसके कारण वो उस आइलैंड तक नहीं जा पाया, और ऐसे करते करते एक समय पर उसने हार मान ली। एक बाप जो अपनी बेटी और ग्रैंड डॉटर को ढूंढने आया था, वो अब बिना आंसर्स के ही लौट गया। उसके मन में अब कोई भी होप नहीं बची थी जो ये मान ले कि वो जिंदा थे। इसीलिए उसने ढूंढना बंद किया और वापस लौट गया। और उस दिन के बाद रोआनोक कॉलोनी का ये मिस्ट्री इतिहास का पार्ट बन गया। ये सबसे रहस्यमयी चीजों में से एक है। अब ये सवाल है, आखिर 117 लोग अचानक कैसे गायब हो गए एक साथ? इसका आज तक किसी को पता नहीं चला कि आखिर वो लोग गए कहाँ, ऐसे कैसे गायब हो गए जैसे वो लोग कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। इसके पीछे का रीजन क्या है? इसका रीजन तो नहीं पता, पर कुछ थ्योरी सर्कुलेट होती है जो ये कहती है कि इन कारणों के वजह से शायद ये हो सकता है। सबसे पहला थ्योरी है नेटिव अमेरिकन इंटीग्रेशन। ये सबसे वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी है, इंटीग्रेशन विथ नेटिव अमेरिकन। जब जॉन व्हाइट वहां पर पहुंचा था 3 साल बाद रोआनोक आइलैंड पर और उसने कॉलोनी के पास गया था, तब उसे कोई भी इंसान नहीं मिला था, पर एक पेड़ पर एक चीज लिखा हुआ था, क्रोआटोएन। क्रोआटोएन एक्चुअली एक ट्राइब का नाम है। क्रोआटोएन ट्राइब जो नियर बाय आइलैंड पर रहती थी। ये ट्राइब फ्रेंडली थी। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग उन कॉलोनिस्ट एंड क्रोआटोएन्स ट्राइब के बीच पहले से ही कॉन्टेक्ट है, उनके रिलेशन अच्छे थे। तो इससे ये पता चलता है जब खाने की कमी हुई थी और एनवायरमेंट भी अच्छा नहीं था और सर्वाइवल प्रेशर के कारण वो लोग हो सकता है अपनी मर्जी से क्रोआटोएन्स ट्राइब के साथ शिफ्ट कर गए, क्योंकि वो लोग जहाँ रोआनोक कॉलोनी पर रहते थे वहाँ पर तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, उन्हें बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी, इसीलिए वो लोग वहाँ पर चले गए, क्योंकि वो ट्राइब फ्रेंडली थी। ये थ्योरी इसीलिए एक्सेप्टेबल है क्योंकि उस कॉलोनी पर जब जॉन व्हाइट पहुंचा था वहाँ पर कुछ भी नहीं था, सिर्फ पेड़ पर लिखा था क्रोआटोएन। इसका मतलब शायद वो कॉलोनी के लोग ये हिंट देना चाहते थे कि फूड शॉर्टेज के कारण और सर्वाइवल प्रेशर के कारण वो लोग क्रोआटोएन ट्राइब के साथ शिफ्ट कर गए और उस कॉलोनी के सारे हाउस डिसमेंटल थे। यानी ये शायद उन सबका प्लान था, वो लोग प्लान से उस ट्राइब के साथ चले गए ताकि वो लोग सरवाइव कर सके। लेकिन इस थ्योरी में भी एक प्रॉब्लम है, इस घटना पर अभी भी क्लियर आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं मिला, ना ही कोई डायरेक्ट रिकॉर्ड जो कंफर्म करेगा कि वो लोग परमानेंटली इंटीग्रेट हुए। ये थ्योरी स्ट्रॉन्ग है पर 100% प्रूवन नहीं है। दूसरी थ्योरी है ड्रॉट एंड सर्वाइवल माइग्रेशन। ये थ्योरी एनवायरमेंटल डिजास्टर से जुड़ी हुई है। मॉडर्न साइंटिफिक रिसर्च ट्री रिंग एनालिसिस ये दिखाता है कि 1587 से लेकर 1589 के बीच उस रीजन में सीवियर ड्रॉट था, यानी सूखापन था, बारिश बिल्कुल भी नहीं हुई थी। यहाँ ड्रॉट का मतलब फूड शॉर्टेज, खाने की कमी, वाटर स्कैर्सिटी, पानी की कमी, क्योंकि बारिश भी बहुत कम हुई थी यहाँ पर, और क्रॉप फेलियर, खेती वहाँ पर अच्छी नहीं हुई थी। ये कंडीशंस किसी भी कॉलोनी को डिस्ट्रॉय कर सकती है और उस रोआनोक कॉलोनी के साथ भी यही हुआ था। इन कंडीशंस के कारण उस कॉलोनी के लोग शायद दबाव में आकर कहीं और माइग्रेट हो गए होंगे, क्योंकि वो लोग उस कंडीशन में सर्वाइव नहीं कर सकते, इसीलिए वो लोग बेटर प्लेस की तलाश में चले गए होंगे। हो सकता है वो इंडियन एरियाज में चले गए हो। लेकिन यहाँ पर भी एक सवाल है, 117 लोग आखिर
फिर गए कहा, आखिर उनका ट्रेस कहीं मिला क्यों नहीं। तीसरी थ्योरी थी स्पेनिश अटैक। उस वक्त स्पेन और इंग्लैंड एनिमीज थे। स्पेन ये बिल्कुल नहीं चाहता था कि इंग्लैंड अमेरिका में अपनी कॉलोनी बनाए। तो इससे ये पता चलता है कि शायद उस समय में स्पेन ने रोवानोक कॉलोनी को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया हो। लेकिन स्पेनिश रिकॉर्ड्स जो काफी डिटेल्ड होते हैं उनमें रोवानोक अटैक का कोई भी मेंशन नहीं है और ना ही रोवानोक आइलैंड पर कोई वायलेंस का साइन मिलता है। इसीलिए ये थ्योरी वीक एविडेंस पर बेस्ड है। नेक्स्ट थ्योरी है डिजीज और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी। ये थ्योरी ये सजेस्ट करती है कि बीमारी और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट शायद इसका कारण हो सकता है। नई जमीन, अननोन डिजीज या पुअर हाइजीन ये सब मिलकर एक बीमारी क्रिएट कर सकती है, या फिर स्ट्रेस और सर्वाइवल प्रेशर के कारण उन लोगों के बीच में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है, उनके बीच फाइट हो सकती है अपनों के बीच। लेकिन फिर वही सवाल, आखिर उनकी बॉडी कहाँ गई? अगर कोई बीमारी होती या इंटरनल फाइट के कारण डेथ होती सबकी, तो बॉडीज कहाँ जाती? कोई तो एविडेंस मिलता। तो आखिर सच क्या है? क्या वो लोग उस ट्राइब के साथ रहने चले गए, या वो लोग बेटर प्लेस की तरफ में माइग्रेट किए, या सच कुछ ऐसा है जो हम अभी तक समझ नहीं पाए? इतिहास के पास इसका आंसर नहीं है। 400 साल बाद भी रोवानोक कॉलोनी का ये मिस्ट्री अभी तक खत्म नहीं हुआ था, बल्कि मॉडर्न साइंस ने इसे और भी गहरा बना दिया है। रिसर्चर्स को कुछ एक इंटरेस्टिंग क्लू मिला। जॉन व्हाइट का एक पुराना मैप जो उसने खुद बनाया था, इस मैप पर एक जगह पर एक पैच यानी कोहरत मिला था, जैसे किसी लोकेशन को जानबूझकर हाइड कर दिया गया हो। जब इस पैच को एनालाइज किया गया तो उसके नीचे एक लोकेशन निकली थी जिसे आज साइट एक्स कहा जाता है। और जब वहां पर खुदाई की उन लोगों ने, तो वहां पर कुछ इंग्लिश स्टाइल आर्टिफैक्ट्स मिले, कुछ टूल्स मिले थे उन्हें, कुछ मेटल ऑब्जेक्ट्स मिले थे। ये इंडिकेट करता है कि कुछ कॉलोनीज रोवानोक आइलैंड को छोड़कर इस जगह पर शिफ्ट हुए होंगे। लेकिन ये प्रूफ कंप्लीट नहीं है। ये थ्योरी ये नहीं बताता कि सारे लोग रोवानोक आइलैंड को छोड़कर उस जगह पर पहुंचे थे या सिर्फ कुछ लोग। कुछ रिसर्चर्स ने डीएनए और कल्चरल लिंक्स भी स्टडी किए थे और वहां पर यह मिला कि कुछ नेटिव अमेरिकन ट्राइब्स जैसे क्रोआटोइन्स ट्राइब, उनमें कुछ यूरोपियन फीचर्स नोटिस किए गए, जैसे लाइट कलर आईज, यूरोपियन फेशियल स्ट्रक्चर। ये सजेस्ट करता है कि शायद उन इंग्लैंड के कॉलोनिस्ट यानी उस कॉलोनी के लोग और नेटिव अमेरिकन के बीच इंटरमैरिज हुई होगी। लेकिन ये डेफिनेटिव प्रूफ नहीं है, क्योंकि समय के साथ साथ बहुत ही जेनेटिक्स मिक्स हो जाते हैं। कुछ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स भी मिलते हैं। अर्ली 1600s में जेम्सटाउन कॉलोनी के लीडर जॉन स्मिथ ने लिखा था कि कुछ नेटिव ट्राइब्स ने ये क्लेम किया था कि उन्होंने कुछ इंग्लिश लोगों को देखा था। हो सकता है रोवानोक कॉलोनी के लोग अलग अलग ट्राइब्स में डिवाइड हो गए होंगे, लेकिन ये फुल प्रूफ एविडेंस नहीं है। आज के टाइम में सभी लोग एक कॉम्बाइंड थ्योरी को मानते हैं कि यही कारण होगा, शायद ये हो सकता है। आज के हिस्टोरियंस के मुताबिक उसका पॉसिबल एक्सप्लेनेशन ये है, रोवानोक कॉलोनी के लोगों ने ड्रॉट और फूड शॉर्टेज फेस किया, यानी बहुत ही सूखा पड़ा हुआ था उस समय पर। क्रोप्स भी खत्म हो चुके थे और खाने की भी कमी हो चुकी थी और पानी भी नहीं मिल रहा था क्योंकि बारिश बहुत टाइम तक नहीं हुई थी। सर्वाइवल के लिए उन्होंने उसके बाद माइग्रेशन किया, यानी एक जगह से दूसरी जगह चले गए। नियरली ट्राइब्स के साथ इंटीग्रेट हुए, यानी पास के ट्राइब के साथ उन्होंने रहना शुरू किया और उनके साथ वो लोग खुल मिल गए और ग्रेजुअली उनकी आइडेंटिटी लॉस हो गई। वो लोग गायब कहीं नहीं हुए थे, वो सब खुल मिल गए थे नियरली ट्राइब्स के साथ। उन्होंने अपनी असली आइडेंटिटी खो दी थी। तो ये था सबसे पॉसिबल एक्सप्लेनेशन कि आखिर रोवानोक कॉलोनी के सारे लोग कहां गायब हो गए थे। यही था इसका आंसर। सोचो, एक रात खाना ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था, बच्चे भी भूख के कारण रो रहे थे, पानी भी उनके खात खत्म हो चुका था, सूखा पड़ा हुआ था सब कुछ। इसीलिए कुछ लोग डिसाइड करते हैं यहाँ रहना यानी मौत को बुलावा देना, इसीलिए उन्हें वहां से जाना होगा। और यही घटना घटी थी उन रोवानोक कॉलोनी के लोगों के साथ। रात के अंधेरे में वो लोग जाते हैं और एक मैसेज छोड़ के जाते हैं, एक पेड़ की तरफ, क्रोआटोइन, एक सिग्नल या एक होप कि कोई कभी उन्हें ढूंढने वापस आएगा। लेकिन जब तक जॉन व्हाइट वहां पर आ चुका था, बहुत देर हो चुकी थी। अभी 400 साल बीत गए, साइंस आगे बढ़ गई, टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई, पर रोवानोक कॉलोनी का ये मिस्ट्री आज भी अनसॉल्व है।